पहला बताया था कैपेसिटर इज अ एनर्जी स्टोरेज डिवाइस। कैपेसिटर जो है हमेशा एनर्जी स्टोर करने का काम करता है। एनर्जी स्टोरेज डिवाइस वो एनर्जी कैसे स्टोर करता है? एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में होती है। एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में है, क्योंकि चार्ज है, चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। तो ऐसा भी आ सकता है कि एनर्जी फील्ड, एनर्जी इज स्टोर्ड इन, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। सर कितनी? हाँ बताओ। सर स्टोर एनर्जी और कैपेसिटर में डिफरेंस क्या है? स्टोर एनर्जी एंड कैपेसिटर में, यस सर। कैपेसिटर एक डिवाइस है। बॉटल और पानी में क्या डिफरेंस है? बॉटल में जो है पानी स्टोर करता है, दोनों अलग अलग चीज है। तो कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर बॉटल है, उसमें जो एनर्जी स्टोर्ड है। आई बात समझ में? हाँ सर। सर एक क्वेश्चन था तो इसलिए। अच्छा, तो एनर्जी स्टोरेज जो है वो किस फॉर्म में होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में होता है। तो एनर्जी स्टोर करता है, वो एनर्जी कितनी होती है? एनर्जी स्टोर होती है हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर। एंड होता है क्यू स्क्वायर बाई टू सी, क्यू स्क्वायर बाई टू सी। इसका डेरिवेशन किया था हमने। ये डेरिवेशन जो है किसी भी टाइप के कैपेसिटर के लिए, पैरेलल प्लेटलेट सबके लिए एप्लीकेबल है। अब इसमें मान लो हम फाइंड करते हैं, फाइंड एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी थी पैरेलल प्लेट, एनर्जी डेंसिटी। तो इसको लिख लोगे यार, लिख लोगे आसपास जो भी कॉपी होगी, हाथ होगा, हाथ पे कहीं पे लिख लोगे एनर्जी डेंसिटी ऐसे, क्योंकि कॉपी तो लेके बैठे नहीं होगे। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन भी है ये, और फॉर्मूला भी है, जो कि बहुत यूजफुल है, बहुत जगह यूज होता है। कैसे? जैसे मान लो एक कैपेसिटर है, कौन सा? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ऑल्दो कि हम ये फार्मूला डिराइव कर रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, बट ये ऑलवेज एप्लीकेबल है जहां जहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगा। और ऐसा ही डेरिवेशन है मैग्नेटिक फील्ड के लिए। एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी डेंसिटी तो ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये इसके प्लेट्स हैं, इनका जो सेपरेशन है, स्मॉल डी प्लेट का एरिया है ए, और ये जो कैपेसिटर जो है यहाँ से प्लेट ऐसा है, ऐसा। ठीक है। अब इसमें यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज दिया हमने, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज है, इधर इधर जो है ऐसे ऐसे फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब इसी में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में ही क्या है? एनर्जी है। तो हम पहले इसकी फाइंड करते हैं, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू सी, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू सी। तो इसका कैपेसिटेंस लिख लेते हैं। क्यू जो है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है अभी? व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड? तो पहला तो ये हो गया, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर क्यू चार्ज दिया है तो ये चीज याद होना चाहिए कि दो चार्ज सरफेस है, दो चार्ज सरफेस है। कौन सा? एक तो चार्ज सरफेस ये है, इस पे चार्ज क्यू है। दूसरा चार्ज सरफेस ये माइनस है, इस पे चार्ज क्यू है। यहाँ पे क्या है? एक चार्ज सरफेस देगा सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, दूसरा भी देगा सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो जो Q है, Q इज इक्वल टू, सॉरी, जो E है, E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा को हम क्या लिख सकते हैं? चार्ज पर यूनिट एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज क्या हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहाँ से हम लिख लेंगे कि व्हाट इज Q, Q इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट E। अब इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ये है टू, इसको हम टू में पुट कर देंगे। टू में पुट करेंगे तो u इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई टू सी, वन बाई टू। टू इज इक्वल टू वॉट? टू, तो टू है सी, सी सी क्या होगा? सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। एंड क्यू इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट ई, तो ये ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इक्वेशन हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। ए यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, ये बचा ए और डी, इंटू ये हो जाएगा ई स्क्वायर। ए एंड डी क्या है? ए एंड डी है इसका वॉल्यूम, प्लेट का एरिया इंटू डी, ये है वॉल्यूम। तो ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। और ये वॉल्यूम, वॉल्यूम से हम डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा, इसको हम छोटा यू से ऐसे डिनोट कर सकते हैं, स्मॉल यू, स्मॉल यू। ऐसे दोनों में तो सब सेम ही साइज के लग रहे हैं।
कैपिटल है यू है और ये है स्मॉल यू, साइज नहीं है। तो ये क्या है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है ए इंटू डी, वो हो जाएगा हाफ। अच्छा ये देखो एप्सिलॉन नॉट भी कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ पे एक एप्सिलॉन नॉट है और ये एप्सिलॉन नॉट है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो ये है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसी को बोलते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी डेंसिटी, और एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो ये कैपेसिटर के लिए डिराइव किया, कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड पता रहेगा तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, यूनिफॉर्म अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो डायरेक्ट ई से मल्टीप्लाई कर देंगे, नॉन यूनिफॉर्म है वेरिएबल है तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जिससे कि तुम भागते रहते हो, बट करना पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकते वहाँ पे। तो ये तो हो गई एनर्जी। एनर्जी के बाद फिर एक क्वेश्चन बताया था चार्ज कैपेसिटर वेपसिटर को यहाँ से कनेक्ट करने का, कि चार्ज कैपेसिटर को अनचार्ज से अगर हम कनेक्ट करेंगे तो प्लस प्लस को कनेक्ट कर सकते हैं, प्लस माइनस को कनेक्ट कर सकते हैं, उसमें पूछा जाएगा कि कितना चार्ज होगा, कितना कॉमन पोटेंशियल होगा और कितना हीट लॉस होगा, ये क्वेश्चन भी किया था लास्ट क्लास में। फिर उसके बाद हमने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया था, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद कैपेसिटेंस बढ़ गया था, डायरेक्ट कैपेसिटेंस क्या हो गया था, के इंटू सी नॉट हो गई थी। पार्शियल डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया था, पार्शियल डाइलेक्ट्रिक ऐसे इंसर्ट किया था, तो वो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, जो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D। अब D देखो वो रिड्यूस हो जा रहा है, D माइनस टी 1 - 1/k। जैसे मान लो यहाँ पे मेटल होता, अगर ये मेटल होता थिकनेस का, टी थिकनेस का, तो मेटल का के क्या होता है, मेटल का के होता है इन्फिनिटी, यहाँ पे 1/∞ पुट करेंगे हो जाएगा 0, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेटल के लिए, D माइनस टी। तो जब D माइनस टी मतलब ये D अगर डिक्रीज होगा तो कैपेसिटेंस क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमने डिराइव भी कर लिया था और इसको याद भी कर लिया था, यहाँ तक था। तो ये डाइलेक्ट्रिक हो गया, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 1/k टाइम्स हो जाता है, के इंक्रीज कर जाता है। ये अब ग्राफ ड्रॉ करना है भैया, हमें ग्राफ, क्या हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स ग्राफ, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू, डाइलेक्ट्रिक स्लैब, डाइलेक्ट्रिक स्लैब, इसका डाइलेक्ट्रिक स्लैब, डाइलेक्ट्रिक स्लैब का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो है के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक क्या होगा, इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक जो है वो वैक्यूम का के टाइम्स हो जाता है 1/k, तो ये वैक्यूम का हो जाएगा 1/k। ठीक है, तो यहाँ पे एयर में है इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, यहाँ पे क्या हो जाएगा E0/k, यहाँ पे क्या हो जाएगा E0 हो जाएगा। तो हमने यहाँ से x मेजर किया था, हमें ग्राफ ड्रॉ करना है इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस x, तो ये हो जाएगा E वर्सेस x। तो यहाँ पे है E0 के बाद फिर ये डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करके क्या हो जाएगा E0/k, तो ये वैल्यू अगर हम लेते हैं E0, फिर जब डाइलेक्ट्रिक के अंदर आएंगे तो ये डिक्रीज हो जाएगा, कहाँ तक जाएगा ये हो जाएगा x, ये क्या हो जाएगा थिकनेस तक x प्लस टी, और फिर उसके बाद वापस वैक्यूम में आएंगे तो ये क्या हो जाएगा रिकवर हो जाएगा, और ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा ग्राफ हो जाएगा। तो पहला तो प्लॉट आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स का ग्राफ बताओ, अगर हम यहाँ से मेजर करते हैं। तो अब इसमें बताने की जरूरत नहीं कि अगर दो डाइलेक्ट्रिक स्लैब होते हैं, ये प्लेट है और ये दो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1 K2, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू परमिटिविटी इन कंपेयर टू वैक्यूम, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें ग्राफ ड्रॉ करोगे तो क्या होगा, सपोज करो कि ये 2 है और ये 5 है, तो सबसे ज्यादा डिक्रीज किस में होगा, K2 में। तो पहला अगर E0 था तो यहाँ पे E0/k हो जाएगा, मान लो ये E0 है तो ये स्टार्ट ही है, डाइलेक्ट्रिक तुरंत स्टार्ट हो गया, तो E0/2, और फिर E0/5, E0/5 ये ग्राफ हो जाएगा EX ग्राफ। बस ऐसे जो है फील्ड डिक्रीज करा देना है। अब दूसरा पोटेंशियल का ग्राफ भी ड्रॉ करना है हमें, कि ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड तो ग्राफ ड्रॉ कर लिया, पोटेंशियल वर्सेस एक्स ग्राफ, V वर्सेस एक्स ग्राफ। तो क्या पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई रिलेशन है,
हाँ रिलेशन तो है क्या, E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। अच्छा, कई सोच रहे होंगे अरे यार मैं तो सोच रहा था V इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी आर, है ना। तो ये डी बाई डी आर मतलब V वर्सेस R, अब यहाँ पे डिस्टेंस x है तो ये V वर्सेस x, तो V वर्सेस x के ग्राफ का ये स्लोप है। dv बाई डी एक्स क्या है, इट इज द स्लोप ऑफ वी एक्स ग्राफ, पोटेंशियल वर्सेस एक्स ग्राफ का स्लोप है, और वो क्या है, माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर है। तो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है वहां पे स्लोप क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो पॉजिटिव है ही नॉट, तो इस सेक्शन के लिए स्लोप क्या है, इतने सेक्शन, 3 सेक्शन हमें मिलेंगे, तो इसी के नीचे हम ड्रॉ कर लेते हैं, इसी के नीचे हम ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ से ये टाइम वही ले लिया। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये है तो dv बाई डी एक्स का स्लोप क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस ई नॉट। तो इस पोर्शन के लिए जो dv बाई डी एक्स का स्लोप हो जाएगा वो माइनस ई नॉट। नेगेटिव स्लोप है और कांस्टेंट है, तो हमेशा कांस्टेंट स्लोप का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, और नेगेटिव स्लोप का जानते हो कि ये पॉजिटिव स्लोप की लाइन होती है ऐसी, और ये नेगेटिव स्लोप की लाइन होती है। तो ये जो है धीरे धीरे हम ये भी जानते हैं कि यहाँ से आएंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज भी होता है, क्योंकि फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीजेस, तो यहाँ से लीनियरली ऐसे डिक्रीज करा दोगे ऐसे। अब यहाँ से क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा, स्लोप चेंज होगा, स्लोप इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, अगर फील्ड डिक्रीज हो रहा है तो स्लोप भी डिक्रीज होगा। तो अगर लाइन का स्लोप डिक्रीज होता है तो लाइन मोर वर्टिकल होती है या मोर हॉरिजॉन्टल होती है। अगर ये लाइन है, स्लोप इसका इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीजिंग स्लोप का मतलब ये वर्टिकल होता जाएगा, डिक्रीजिंग स्लोप का मतलब क्या है कि ये जो है और हॉरिजॉन्टल होता जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से तो ऐसे स्लोप का हमें लाइन मिला ऐसे, और उसके बाद फिर ई नॉट बाई के फील्ड डिक्रीज हो गया तो इसका स्लोप डिक्रीज करा देंगे ऐसे, फिर उसके बाद वापस सेम फील्ड हो गया तो सेम स्लोप, तो यहाँ से करते करते फाइनली हम यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है, यहाँ तक ऐसे। तो ये दिखने में दोनों के स्लोप सेम तो है नहीं, लेकिन ये एक्चुअल में सेम है। ये अगर θ1 है तो ये भी θ1 हो जाएगा, ये हो जाएगा θ2। अगर हमें गलती से लिखना पड़ गया व्हाट इज tan θ1 इज इक्वल टू ई नॉट, व्हाट इज tan θ2 इज इक्वल टू ई नॉट बाई के, ठीक है। तो वोल्टेज का ग्राफ ऐसा हो जाएगा बस। तुम्हें तो ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, वहां से एलिमिनेट भी कर सकते हो, बट बोर्ड में जो है ड्रॉ करने के लिए भी आ सकता है 2 मार्क में, कि दोनों, क्योंकि अब तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आ रहा है। तो ये ग्राफ आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, वी एक्स और ए एक्स ग्राफ, ठीक है। अब अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन जो है ऐसे, यहाँ पे इक्वलेंट फाइंड करने वाला तो कर लोगे, यहाँ से इक्वलेंट फाइंड करने के लिए 6 माइक्रोफैरड है, 2 माइक्रोफैरड है, 2 माइक्रोफैरड है, 6 और 3 है, 6 3 है, तो 6 3 का सीरीज इक्वलेंट, दो कैपेसिटर अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो इक्वलेंट क्या हो जाएगा, C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। तो 6 3 को पुट कर देंगे तो हमेशा 6 3 का इक्वलेंट हो जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड, तो इसका इक्वलेंट हो जाएगा 1 माइक्रोफैरड। तो यहाँ से चार्ज वार्ज सब फाइंड कर लेंगे, ऐसे कैलकुलेट करेंगे, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये सब बेकार है। हमारा क्वेश्चन है ये, अब ये क्वेश्चन भी श्योर शॉर्ट आएगा, इसमें श्योर शॉर्ट आता है कैसा कि कोई कैपेसिटर है उसको हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है, और डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने पे उसके एनर्जी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, उसके एनर्जी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, उसके कैपेसिटेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, पोटेंशियल इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, इस पे बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम या इसमें कोई भी। तो अब बहुत आसान भी है। तो इसमें दो टाइप के केसेस हैं, हम सारे पैरामीटर्स को एक ही साथ देखेंगे, कंपेयर करेंगे कि पहले डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से पहले कैपेसिटेंस का हालचाल क्या था, और डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद फैक्टर्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेंगे। तो इसमें जो है दो केसेस होते हैं, एक होता है बैटरी डिस्कनेक्टेड। बैटरी डिस्कनेक्टेड का मतलब क्या हुआ कि हमने कैपेसिटर को चार्ज कर दिया, बैटरी से चार्ज कर दिया और बैटरी हटा दिया, बैटरी हटाने के बाद फिर उसमें जो है हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया, तो हमें सारे फैक्टर्स को पढ़ने हैं।
कि क्या क्या हो रहा है, कौन इंक्रीज होगा कौन डिक्रीज होगा। बैटरी से पहले चार्ज किया, क्या स्टेप था, पहले बैटरी से चार्ज किया, चार्ज करने के बाद बैटरी काट के हटा दिया यहाँ से वायर, और फिर जो है अब उसमें जो है डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया। तो बिफोर डाइलेक्ट्रिक मतलब विदाउट डाइलेक्ट्रिक एंड विथ डाइलेक्ट्रिक, सारे फैक्टर्स के ऊपर क्या होगा, कौन कौन से फैक्टर, कैपेसिटेंस के ऊपर क्या होगा, वोल्टेज के ऊपर क्या होगा, चार्ज के ऊपर क्या होगा, ये सारे, फोर्स क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर बैटरी डिस्कनेक्टेड है तो उसी को हम बोलते हैं, क्योंकि बैटरी चार्ज तो कहीं मूव नहीं कर सकता, तो हम उसी को क्या बोलते हैं, क्यू कांस्टेंट केसेस। मतलब चार्ज उसमें क्या रहेगा, बैटरी डिस्कनेक्टेड या चार्ज कांस्टेंट, ये दोनों सेम चीजें हैं। ठीक है, तो अब ये बताओ, अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंसर्ट करते हैं इसमें तो क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस ऑलवेज इंक्रीजेस। क्या कैपेसिटेंस का चार्ज या वोल्टेज से कोई लेना देना है, नहीं। अगर डाइलेक्ट्रिक कंप्लीट फिलिंग एग्जैक्ट एकदम फिटिंग, कंप्लीट फिलिंग। अब ऐसा सोचना है कि सर एकदम क्या साइज का बना के, ऐसा नहीं करना है कि मतलब इस एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है कि यहाँ के अंदर जो स्लैब हम ऐसे मेजर कर करके डालते हैं। एक स्लैब ले ही लेते हैं और उस स्लैब के दोनों साइड क्या कर देते हैं, मेटल जो है चिपका देते हैं, हो गया तैयार। ठीक है, कई तो सोच रहे हैं अच्छा अच्छा, मैं सोचा था डाइलेक्ट्रिक कट कर करके इसमें इंसर्ट करते हैं, ऐसा नहीं होता है। पहले डाइलेक्ट्रिक का साइज ले लेते हैं और उसी के ऊपर दोनों साइड से मेटल जो है ऐसे चिपका देते हैं। तो ये डाइलेक्ट्रिक जो है वो एक सपोर्ट का भी काम करता है, सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, प्लेट गिरे नहीं। कई तो ऐसे पूछ देते हैं कि सर ये दोनों प्लेट अगर ऐसे रहेंगे तो ये गिर सकता है, नहीं, ये तो सपोर्ट कहीं ना कहीं से है इसका। तो विदाउट डाइलेक्ट्रिक एंड विथ डाइलेक्ट्रिक, तो स्लैब इंसर्ट कर दिया तो कैपेसिटेंस के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, ये एप्सिलॉन से C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी था, C नॉट, और बाद में कैपेसिटेंस हो जाएगा K एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। कैपेसिटेंस जो बाद का है वो डायरेक्टली KC नॉट हो जाएगा ऑलवेज। तो कैपेसिटेंस बढ़ना ही बढ़ना है डाइलेक्ट्रिक डालने से। पोटेंशियल की अब कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी, Q कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि चार्ज कहीं भी मूव नहीं कर सकता। तो यहाँ पे जो Q होगा जो हो जाएगा Q इज इक्वल टू Q नॉट, Q कांस्टेंट। अब चार्ज अगर सेम है तो पोटेंशियल हम देख सकते हैं कि इनिशियल पोटेंशियल क्या था, Q नॉट बाई C नॉट। फाइनल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ये था V नॉट। फाइनल पोटेंशियल चार्ज तो रहा सेम, ये वोल्टेज हो गया, कैपेसिटेंस हो गया इंक्रीज, तो ये क्या हो जाएगा V नॉट बाई के, मतलब वोल्टेज हो जाएगा डिक्रीज। कितना हो जाएगा, V नॉट बाई के। वोल्टेज डिक्रीज हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो जाएगा डिक्रीज, E नॉट बाई के इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर इफेक्ट, U इज इक्वल टू Q नॉट स्क्वायर बाई 2C, Q नॉट स्क्वायर बाई 2C। तो यहाँ पे U नॉट पुट कर दिया, U नॉट इज इक्वल टू Q नॉट स्क्वायर बाई 2C नॉट। बाद में Q चार्ज सेम है, Q नॉट स्क्वायर बाई 2 KC नॉट, कैपेसिटेंस बढ़ गया तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। ये टोटल टर्म था U नॉट, तो ये हो जाएगा U नॉट बाई के। फोर्स बिटवीन द प्लेट्स फाइंड करना है, फोर्स बिटवीन द प्लेट्स, मतलब कि ये जो प्लेट है, एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, चार्ज इनटू फील्ड इनटू चार्ज, F इज इक्वल टू क्यू ई। तो हम ऐसे देखेंगे कि इस प्लस क्यू के फील्ड में माइनस क्यू है, तो ये प्लस क्यू यहाँ पे कितना फील्ड दे रहा है, एक प्लेट कितना फील्ड देगा, एक प्लेट देगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, एक प्लेट कितना फील्ड देगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये है माइनस क्यू, तो माइनस क्यू मतलब क्या होगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। तो अगर डाइलेक्ट्रिक नहीं होता ना, ऐसे डाइलेक्ट्रिक सपोर्ट देने का काम कर रहा है, ये दोनों प्लेट्स आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे में अट्रैक्ट कर रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक एक सेपरेशन मेंटेन कर रहा है, तो कितना हो जाएगा, जो फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा Q इंटू ई। ये एक प्लेट का फील्ड है, एक प्लेट का फील्ड है, तो Q इंटू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई ए, तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। तो पहले चार्ज अगर सेम है तो फोर्स भी क्या रहेगा, सेम। ध्यान से समझ लो, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। इस प्लेट के ऊपर फील्ड देखा, फील्ड में फोर्स देख लिया, तो ये हो जाएगा F नॉट। बाद का क्या हो जाएगा, वो भी Q नॉट स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। चार्ज सेम है, मीडियम मीडियम कुछ। अच्छा, किसी को ऐसा डाउट हो रहा है कि सर यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो तो कम हो गया था ना, E नॉट बाई के अभी लिखा,
कई को तो डाउट भी नहीं हो रहा होगा कि, क्योंकि सोच नहीं रहे होगे कि F इज इक्वल टू क्यू ई है और E तो ई नॉट बाई क्यू हो गया, तो चार्ज फोर्स सेम कैसे रहेगा? हम कौन सा फील्ड देख रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक के इनसाइड वाला या डाइलेक्ट्रिक के जस्ट बाहर? डाइलेक्ट्रिक के बाहर हो रहा है। ये फील्ड कौन सा है? ये फील्ड तो जस्ट डाइलेक्ट्रिक के अंदर होता है ना, ई नॉट बाई के। तो हमारा डाइलेक्ट्रिक तो यहाँ पे है, हमें चाहिए प्लेट पे फोर्स, तो देखेंगे प्लेट पे फील्ड। प्लेट कहाँ लोकेटेड है? डाइलेक्ट्रिक के बाहर। डाइलेक्ट्रिक के बाहर फील्ड क्या हो जाती है? ओरिजिनल ई नॉट। तो इसीलिए फोर्स के ऊपर कोई भी चेंज नहीं आएगा। आई बात समझ में? तो बैटरी डिसकनेक्टेड की अगर समरी याद रखोगे तो क्या हो जाएगा? कैपेसिटेंस तो होगा हमेशा इंक्रीज, तो इसमें या तो चीजें कांस्टेंट रहेंगी या डिक्रीज होगा। हमेशा इंक्रीज सिर्फ कैपेसिटेंस होगा। चार्ज भी देखो कांस्टेंट रह रहा है, फोर्स भी कांस्टेंट रह रहा है, उसके अलावा पोटेंशियल, फील्ड एंड पोटेंशियल एनर्जी, ये तीनों हो रहा है डिक्रीज। ठीक है, ये तीनों डिक्रीज हो रहा है। क्वेश्चन जरूर आएगा और ऐसे ही आएगा। चार्ज डिस्कनेक्टेड, कनेक्टेड, तो कैसे कैसे रिलेट किया है उसको एक बार देखोगे। पोटेंशियल देखा क्यू बाई सी से, वहां से वी बाई डी से, ये सारा जो है। अब दूसरा है हमारा बैटरी कनेक्टेड। अगर बैटरी कनेक्टेड होगा तो बैटरी कनेक्टेड का मतलब हमने क्या किया कि वैसे पहले कैपेसिटर को चार्ज किया, कैपेसिटर को चार्ज कर दिया, कैपेसिटर को चार्ज करने के बाद फिर हमने इसमें डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, डाइलेक्ट्रिक जो है इसमें फिल कर दिया, ऐसे डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया। तो क्या इफेक्ट होगा? तो बैटरी तो इसके क्रॉस मेंटेन्ड है, तो उसी का नाम है बैटरी कनेक्टेड, या जो है वी कांस्टेंट, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट। तो थोड़ा सोचो और देखो तुम्हारे सोच से ये मैच कर रहा है या नहीं, कि कैपेसिटेंस तो सी नॉट था, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे तो वो के सी नॉट हो जाएगा, के सी नॉट, क्योंकि मीडियम चेंज हो गया। पोटेंशियल इनिशियली सेम रहेगा, फाइनली भी सेम रहेगा। तो Q इज इक्वल टू सी वी। अभी जो है वी तो सेम है, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया, तो अब ज्यादा चार्ज आ जाएगा। Q इज इक्वल टू के क्यू नॉट, चार्ज बढ़ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड V बाई डी, V बाई डी का मतलब है कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है। तो कहोगे कि अरे सर ये तो हो जाता था ना ई नॉट बाई डी। अरे वो तब होता था देखो जब चार्ज सेम रहेगा तब तो। अभी क्या है, ज्यादा चार्ज आ गया, ज्यादा चार्ज आ गया तो डाइलेक्ट्रिक में जितना डिक्रीज हुआ डाइलेक्ट्रिक की वजह से, और सारे चार्ज आके उसको वापस ओरिजिनल फील्ड में मेंटेन कर गए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम रहा, पोटेंशियल भी सेम रहा। पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर क्या इफेक्ट? हाफ सी वी स्क्वायर, वी है कांस्टेंट, सी जो है वो हो जाएगा के सी नॉट, तो पोटेंशियल भी इंक्रीज हो गया। तो इसमें सी जो है वो हो गया के सी नॉट, वी नॉट और वी नॉट सेम, ई नॉट और ई जो है वो सेम। पोटेंशियल एनर्जी यू नॉट से क्या हो जाएगा? के टाइम्स यू नॉट हो जाएगा। और फोर्स, फोर्स फोर्स हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई टू सी। जब चार्ज ही बढ़ जाएगा तो फोर्स भी बढ़ जाएगा, तो जो फोर्स है फोर्स इज इक्वल टू के स्क्वायर इंटू एफ नॉट। ये चेंजेस होंगे। तो यहां पे क्या है, या तो कांस्टेंट या तो इंक्रीज। चार्ज कांस्टेंट में क्या था, कैपेसिटेंस केवल इंक्रीज हो रहा है और कांस्टेंट रह रहा है, बाकी सारी क्वांटिटीज डिक्रीज हो रही हैं। ठीक है, अब ये जो है फाइंड द कैपेसिटेंस। अब कैपेसिटेंस क्या होता है? कैपेसिटेंस या मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक्स अगर होंगे, मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक के केस में, तो एक क्वेश्चन हमें आता है कैपेसिटेंस का, कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए, एंड फाइंड द के इफेक्टिव, इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो जनरल इसका जो है एक अप्रोच देखते हैं कि ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर में दो डाइलेक्ट्रिक हैं। अब वो दो डाइलेक्ट्रिक ऐसे फील्ड है, ऐसे फील्ड है, हम यहाँ पे मान लेते हैं ऐसे हैं, ठीक है, ऐसे फील्ड है। और ये मान लिया कि हाफ हाफ डिवाइड कर रहा है, क्या ये डिफरेंट भी हो सकते हैं? हाँ डिफरेंट हो सकते हैं, ये डी बाई टू है और ये भी डी बाई टू है। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K2, ऐसा ऐसा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए एरिया तो सेम रहा, एरिया सेम रहा, इसको सॉल्व करने के लिए हम ऐसा देखेंगे कि इसको कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर देखेंगे, एक हो जाएगा C1, दूसरा हो जाएगा C2। C1 का कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? C1 इज इक्वल टू
C1 इज एप्सिलॉन नॉट बाई डी ए, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1। हमेशा याद रखोगे कि डाइलेक्ट्रिक के इंसर्ट करने से या तो एरिया डिवाइड होगा, या तो डिस्टेंस डिवाइड होगी, या बोथ डिवाइड होगा। तो जो जो डिवाइड हो रहा है जिस रेशियो में, उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला पुट करेंगे। यहाँ क्या एरिया डिवाइड हो रहा है? नहीं। क्या डिवाइड हो रहा है? डिस्टेंस। तो के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी बाई टू, ये हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई K1 इंटू डी। C2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट K2 ए बाई डी बाई टू, ये हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट ए K2 बाई डी, ऐसा लिख लिया। अब इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मतलब देखने में बिल्कुल सेम हो। देखने में सेम का मतलब क्या हो? एरिया भी सेम रहे, डिस्टेंस भी सेम रहे, और किस डाइलेक्ट्रिक, किसी एक सिंगल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसका कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के इफेक्टिव, हम इसमें पुट करें। के इफेक्टिव हम इसमें पुट करें तो वही के इफेक्टिव फाइंड करना है। तो पहले सी इक्विवेलेंट फाइंड कर लेते हैं। सी इक्विवेलेंट दोनों किस में हम एज्यूम करेंगे? पैरेलल या सीरीज? तो ऑब्वियसली देखो, एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक जाने के लिए हमें एक से दूसरे में डायरेक्ट नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो दोनों के एक के थ्रू होकर जाना है। तो ये दोनों किस में है? सीरीज में कनेक्टेड है। सीरीज में कनेक्टेड है, इक्विवेलेंट हो जाएगा सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 + C2। C1 जो झपकी ले रहे होंगे उनके लिए देखो, C1 थोड़ा जागो, पानी पी लो। अच्छा, ये डिस्कनेक्ट होगा, ठीक है? पता चला हेडफोन हेडफोन ईयरफोन कान में लगाए हुए सोए रहना वहीं पे, ये डिस्कनेक्ट होगा, दोबारा कनेक्ट कर लेना। C1 C2 और सभी लोग कनेक्ट कर लेना जितने भी हैं यहाँ पे। C1 C2 कुछ गायब हो जाते हैं। C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 + C2। C1 पुट करेंगे 2 एप्सिलॉन नॉट, जल्दी से देखो, जल्दी से कैलकुलेट करो। C2 2 एप्सिलॉन नॉट ए K2 डिवाइडेड बाई डी, डिवाइडेड बाई सेम सेम ऐड कर देंगे। ऐड करने से क्या आ जाएगा? 2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी तो कॉमन ही है, यहाँ क्या हो जाएगा? K1 + K2 आ जाएगा। यहाँ से देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हुआ, ये टर्म जो है एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी बाई टू इंटू क्या हो जाएगा? K1 K2 डिवाइडेड बाई K1 + K2, ये के की जगह पे है। अब इसका इफेक्टिव से हम इक्वेट करेंगे, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू के इफेक्टिव। सिंगल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना पुट करना चाहिए? अब कंपेयर कर लोगे, कंपेयर करने में ये क्या हो जाएगा? के इफेक्टिव की वैल्यू क्या आएगी? बहुत आसान सा कंपैरिजन है, बहुत कुछ नहीं है। के इफेक्टिव इज इक्वल टू 2K1 K2 डिवाइडेड बाई K1 + K2। ऐसे बहुत सारे जगह पे हमको फाइंड करना पड़ सकता है। जैसे देखो यहाँ पे ये ऐसे हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है, ऐसे। तो यहाँ पे क्या डिवाइड हो रहा है? के और 2K हमने पुट किया है। यहाँ प्लेट ऐसे है, प्लेट ऐसे है, हमारे ये टर्मिनल है। तो ये दो कैपेसिटर में हम डिवाइड करेंगे। एक कैपेसिटर क्या हो जाएगा? C1, और दूसरा कैपेसिटर C2। C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? एप्सिलॉन नॉट ए बाई टू, एरिया डिवाइड हो रहा है, डिस्टेंस नहीं, ए बाई टू, एप्सिलॉन नॉट ए बाई टू, और C2 इज इक्वल टू, और यहाँ पे क्या है? ये K1 है, K, और यहाँ पे है एप्सिलॉन नॉट ए बाई टू इंटू 2K डिवाइडेड बाई डी। यहाँ पे पुट कर देंगे, पैरेलल में है दोनों, C1 + C2 कर देंगे, और यहाँ से फाइंड कर लेंगे, इक्वेट कर देंगे, ये आ जाएगा के इफेक्टिव। तो इसका है, अब इस टाइप का आ जाएगा, दोनों डिवाइड हो रहा है, दोनों डिवाइड हो रहा है, मतलब के है और 2K ऐसे, ऐसा पुट कर दिया, ऐसा पुट कर दिया। ये क्वेश्चन विनम्र निवेदन है कि इसको सॉल्व कर लोगे, कि यहाँ से ये के है और ये है 2K। बार बार बोल रहा हूँ, 1 2 4 10 जो भी है 10 ही क्वेश्चन करो, लेकिन डेली करो, वो बहुत अच्छी बात है। 5 क्वेश्चन करो, डेली करो, आधे घंटे रिवाइज करो, आधे घंटे डेली करो। ये नहीं कि एक दिन 5 घंटे और अगले 5 दिन तक सो रहे हो, ये कभी भी बेनिफिट नहीं होगा। तो यहाँ पे ऐसा है, अब यहाँ पे ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, इसको हम कैसे ब्रेक करेंगे? तो इसको हम ऐसे ब्रेक करेंगे। C1 C2, ये हो जाएगा दूसरा कैपेसिटेंस, ये, और ये हो जाएगा हमारा थर्ड कैपेसिटेंस। थर्ड कैपेसिटेंस
ये हो जाएगा हमारा थर्ड कैपेसिटेंस। इक्वली मान लो एरिया हाफ डिवाइड हो रहा है, तो हम इसको एक सर्किट डायग्राम ऐसे, इसको ऐसा करने के बाद ना तुम तुरंत ऐसे डायग्राम ड्रॉ कर लो। कैसे? इसको बोल दिया मैंने ये है C1, इसको बोल दिया ये है C2 और ये है C3। अब फिर इसको कनेक्ट कर देना है। C1 के साथ C2 क्या है, सीरीज में है, तो C1 है, ये C2 है, और इधर क्या है, ये जो है C3 कनेक्टेड है, ये जो है C3 कनेक्टेड है, C3। C1 C2 C3 की वैल्यूज, C1 C2 की C3 की वैल्यूज यहाँ पे देखो। C1 की वैल्यू कोई बता सकता है क्विकली, कोई अटेम्प्ट? C1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट तो रहेगा ही, K है तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। एरिया, अब एरिया भी डिवाइड हो गया A/2, A/2 और डिस्टेंस भी डिवाइड हो गई D/2, D/2 ये D/2, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट KA/D। सिमिलरली इसमें भी वही हो जाएगा, बस K के लिए क्या हो जाएगा, 2K हो जाएगा। तो ये जो है C1 फाइंड कर लिया, C1 C2 C2 और C3। तो ये C1 प्लस C2, कि क्या लिखा हुआ है भाई, नहीं नहीं C2 लिख ही लेते हैं, चांस क्यों लेना। C2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट 2K, एरिया भी डिवाइड हो रहा है और डिस्टेंस भी डिवाइड हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट KA/D। ठीक है, C1 हो गया, C2 हो गया। C3, C3 के लिए हमें टेंशन नहीं लेना है, C3 के लिए फिर से वही लिख लेना है, एप्सिलॉन नॉट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो वही 2K कंटिन्यूड है, A एरिया भी डिवाइड हो गया और डिस्टेंस तो रहा सेम, तो ये भी क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट KA/D। तो ऐसे हम ऐड कर देंगे कि C1 है, इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। तो हम ऐसे लिख सकते हैं C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू पैरेलल वाले C3 C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, ऐड कर करके कुछ आएगा। C3 तो आया क्या, एप्सिलॉन नॉट KA/D, करोगे तो है नहीं, इसीलिए यहीं पे करो। C1 C2 मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा। देखो भाई डिस्कनेक्ट होगा, इमीडिएटली क्विकली ज्वाइन करना है, तब तक हम लोग जब तक बचा हुआ जो टाइम है उसको करते रहते हैं। एप्सिलॉन नॉट KA/D इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट KA/D डिवाइडेड बाई, ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 3 एप्सिलॉन नॉट KA/D। एक तो एप्सिलॉन नॉट ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2/3 आया, 1+2/3 ये हो जाएगा 1+2/3 5/3। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 5/3 K एप्सिलॉन नॉट D। K इफेक्टिव एप्सिलॉन नॉट A/D से कंपेयर कर देंगे K इफेक्टिव से, तो K इफेक्टिव आ जाएगा 5/3 K। मतलब ये सारा जो नाटक K1 K2 दोनों है, इनको रिप्लेस करके एक सिंगल डाइलेक्ट्रिक प्लेन, ये K इफेक्टिव का पुट करेंगे तो हमें सेम कैपेसिटेंस मिलेगा, सेम कैपेसिटेंस मिलेगा। तो ये था K इफेक्टिव फाइंड करने के लिए। अब इसमें बहुत सारे वेरिएशन है, इसमें जो है बहुत